नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर सूक्ष्म जीव एवं शत्रु। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड एनिमी। ठीक है, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, मतलब सूक्ष्म जीव कैसे हमारे मित्र हैं और शत्रु हैं। ठीक ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड एनिमी। आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, आप शत्रु मित्र ये सब तो जानते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमें बात करने योग्य जो चीज़ें हैं वो है सूक्ष्म जीव। तो एक बार हम एनसीईआरटी लाइन को थोड़ा सा मेंशन करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी लाइन में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते, उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, मतलब हम कुछ ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक ना, उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। तो हम इसे आसान वर्ड में भी बोल सकते हैं, आसान शब्दों में भी इसका डेफिनेशन बता सकते हैं कि देख सकते हैं यहाँ पे, वे सूक्ष्म जीव जिन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहला हेडिंग आप लिखेंगे यहाँ पे सूक्ष्म जीव। ठीक ना, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, तो हम ये अब दोनों चीज़ें आप हमने यहाँ पे भी आपको बताया, यहाँ पे भी हमने बताया। अगर इसके अलावा भी आप दूसरा लिखना चाहते हैं तो आप हमारे शब्दों को ध्यान से सुनिए। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, हम कैसा भी चश्मा यूज करें, कुछ भी यूज करें, हमें नहीं दिखेगा। तो हम सूक्ष्म जीव हेडिंग लिख करके आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिख लीजिए। और इसको कैसे लिखते हैं ये चीज़ देखिए, मतलब ऐसे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, अतः ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, ऐसे जीव जिन्हें हम अपने नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, अर्थात उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, अतः ऐसे जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। यही बात समझ में। और फ्रेंड्स और मित्र की बात करते हैं दोस्तों, तो आप जानते हैं कि अब इसमें हम पढ़ाएंगे आपको आगे कि सूक्ष्म जीव कैसे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, कैसे हमारे लिए शत्रु होते हैं, कैसे हमारे लिए दुश्मन होते हैं। ठीक ना, यहाँ पे चलिए, इससे पहले आप यहाँ पे इन चीज़ों को देखेंगे। अब यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ से, यानी यहाँ से आपको देखना है, सूक्ष्म जीव को 4 वर्गों में बांटा गया है। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं। ठीक ना, आप हेडिंग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला होता है जीवाणु, दूसरा होता है कवक, तीसरा होता है प्रोटोजोआ, चौथा होता है शैवाल। ये 4 प्रकार के हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक ना, तो याद रखेंगे सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, सूक्ष्म जीवों को हम 4 वर्गों में बांट सकते हैं। जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोला जाता है इंग्लिश में, कवक जिसको हम फंगी बोलते हैं या फंजाई बोलते हैं, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही बोला जाता है, शैवाल को एल्गी बोला जाता है। ये बात समझ में। अब बातें करते हैं, देखिए अब यहाँ से कुछ आपको नहीं लिखना है। ठीक ना, फिर यहाँ आइए, विषाणु। अब यहाँ पे हम बताते हैं विषाणु क्या है। ठीक ना, यहाँ पे जीवाणु कवक प्रोटोजोआ का ही नाम लिया गया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे विषाणु, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा। ठीक ना, विषाणु को वायरस बोलते हैं। क्या बोला जाता है, वो वायरस। देखिए, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक ना, विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं, क्योंकि जितने भी ऊपर हमने चारों जीव का नाम बताया ना, उन सबसे छोटा क्या होता है, विषाणु होता है। उन सबसे छोटा क्या होता है, विषाणु होता है। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। वो जो ऊपर हैं वो क्या करते हैं, जो ये जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, शैवाल, केवल क्या होते हैं, परपोषी में ही क्या करते हैं, गुणन करते हैं। मतलब परपोषी में ही सब क्या करते हैं, आपको डिवीजन करते हैं। अर्थात जीवाणु, देखिए जैसे जीवाणु की बात कर रहा है, जीवाणु
पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। देखिए जीवाणु अथवा जंतु में गुणन करते हैं। जीवाणु क्या करते हैं, पौधे और जंतु दोनों में गुणन करते हैं। कह रहा है, अब यहाँ पे पहले समझेंगे विषाणु के बारे में कुछ और, कि विषाणु इतना सूक्ष्म होता है जिसको हम मतलब कहें कि मतलब ये जीवाणु से भी छोटा होता है। सबसे छोटा अगर कोई होता है तो होता है विषाणु। और विषाणु कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो विषाणु आप बताएंगे ये भी सर्वव्यापी होता है, सभी जगह पाया जाता है। ये निर्जीव में भी पाया जाता है, सजीव में भी पाया जाता है। विषाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका सजीव और एक होता है निर्जीव, ठीक ना। ये दोनों प्रकार का होता है। ये सजीव में भी जीवित रह सकता है, निर्जीव में भी जीवित रह सकता है। अरे बात समझ में। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए लेकिन एक चीज़ और है, विषाणु से जो रोग होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। आपने देखा कोरोना वायरस, ठीक ना, बहुत डेंजर है चीज़ें। अब हम बात करते हैं, आप देखिए कुछ सामान्य रोगों की, जितना भी हमने अंडरलाइन किया है सबको आपको नोट करना है। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुखाम, इन्फ्लुएंजा को क्या बोलते हैं, फ्लू, एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं, ठीक ना। जुखाम हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खांसी हो गया, सब किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। तो कई बार पूछा जाता है विषाणु के द्वारा कौन कौन रोग होते हैं, तो बताएंगे जुखाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, खांसी। कह रहा है कुछ विशेष रोग, आइए कुछ स्पेशल रोग होते हैं, सम स्पेशल डिजीज होते हैं, उनको हम जानते हैं। जैसे पोलियो हो गया, ठीक ना, खसरा हो गया, ये सब क्या है, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो आप क्या करेंगे, विषाणु हेडिंग लिख लेंगे, उसमें इसको मेंशन कर लेंगे कि विषाणु सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक ना, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं और सजीव जीवी भी होते हैं, ठीक है, और ये सभी जगह पाए जाते हैं। और उसके बाद लिख लेंगे इसके कुछ सामान्य रोग जैसे जुखाम, इन्फ्लुएंजा और खांसी, ठीक ना। और विशेष रोग में लिख लेंगे पोलियो, खसरा, विषाणु और वायरस। ये बात समझ में वायरस के बारे में। अब देखिए, अब हम यहाँ बात करते हैं, देखिए और एक क्या हम बात करने जा रहे हैं, यानी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। देखिए अतिसार, मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, सॉरी यहाँ पे जीवाणु नहीं, प्रोटोजोआ। ये लाइन जो है आपका, ये अतिसार, मलेरिया, ये प्रोटोजोआ द्वारा रोग होता है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा। तो पूछा जाएगा प्रोटोजोआ के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो बताएंगे अतिसार और मलेरिया। अरे बात समझ में। चलिए अब टाइफाइड क्षय रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है दोस्तों। टाइफाइड क्षय रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखेंगे। टाइफाइड और क्षय रोग किसके द्वारा होता है, क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस बोला जाता है, टीबी, ठीक ना, किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। आई बात समझ में। तो हमने आपको क्या बताया, जीवाणु के द्वारा भी रोग बता दिया, प्रोटोजोआ के द्वारा भी बता दिया, ठीक ना, वायरस के द्वारा भी बता दिया। अब यहाँ पे बात आती है कवक, ठीक ना, कवक जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फंजाई या फंगी भी कितने लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए कवक से क्या क्या रोग होता है, कवक से दाद, खाज, खुजली, सिहुली भी होता है, गंजापन हो जाता है, माने सर पे बाल उड़ जाते हैं, ठीक है, इत्यादि रोग कवक के द्वारा होता है। अरे बात समझ में। तो कवक के द्वारा दाद, खाज, खुजली याद रख लेंगे। दाद, खाज, खुजली, सिहुली, गंजापन, ये सब किसके द्वारा होता है रोग, तो फंजाई के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बात करते हैं। पूरा वीडियो को देखिएगा दोस्तों, थोड़ा भी मत स्किप कीजिएगा, क्योंकि हम सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये क्या है, यही जीवाणु है, जीवाणु, ठीक है ना। जीवाणु क्या बोलते हैं भाई इंग्लिश में, बैक्टीरिया बोला जाता है। जीवाणु क्या बोला जाता है इंग्लिश में, बैक्टीरिया, याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे स्पाइरल जीवाणु है, क्षणनुमा जीवाणु है, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको दो बैक्टीरिया दिखा दिया गया है, ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिएगा, कोशिश कीजिए आप बन जाए, ठीक ना। बुक से इसलिए पढ़ा रहे हैं ना कि हमको यहाँ पे पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा और आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको पूरा फिगर दिखाते चलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे शैवाल की। देखिए शैवाल जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एल्गी बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, एल्गी। देखिए एल्गी में क्या है, क्लेमाइडोमोनास होता है, स्पाइरोगाइरा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यहाँ पे बस इतने ही आपको यहाँ पे क्लास 8 में पढ़ना है, ठीक ना। क्लास 8 के एनसीईआरटी में बस आपको इतना ही दिया है, क्लेमाइडोमोनास दिया है और स्पाइरोगाइरा दिया है। तो याद रखिएगा, दो एल्गी कोई आपसे पूछता है एल्गी कोई बताओ, तो बताइएगा क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों प्रोटोजोआ की, ठीक ना।
तो प्रोटोजोआ में आप देख लीजिए, प्रोटोजोआ में कौन कौन आ जाएगा, अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम आ जाएगा, ठीक ना। ये क्या है, प्रोटोजोआ है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सभी एक कोशिकीय जीव हैं। ये क्या है, सब एक कोशिकीय जीव हैं। आइए अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कवक की। देखिए कवक में आपको यहाँ पे दिखाया गया 3। पहला दिखाया गया राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पे पाया जाता है। पेंसिलियम पाया जाता है, ठीक ना। ये क्या है, एंटीबायोटिक्स है, ठीक है। और ये एस्परजिलस है, क्या है, एस्परजिलस है बात समझ में। तो ये सभी फिगर को क्या कर लीजिएगा, आप ड्रॉ कर लीजिएगा बुक से देख करके, ठीक ना। विषाणु आपका सबसे जो डेंजर है वो यहाँ पे है विषाणु यानी वायरस, जिससे पूरी दुनिया कांपती है विषाणु से। आप लोगों ने इसका टेलर भी देख लिया, बताने की तो ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। यहाँ पे देखिए सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, दिख रहा है ना स्पष्ट। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक है। कह रहा है जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, जैसे कि जीवाणु हो गया यानी बैक्टीरिया हो गया, शैवाल यानी एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। बहुकोशिकीय में कौन आ जाएगा, देखिए एल्गी आ जाएगा और फंजाई आ जाएगा। तो एक कोशिकीय जीवाणु हो जाएगा, कुछ शैवाल भी आ जाएंगे, प्रोटोजोआ भी, लेकिन अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि देखिए बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय दोनों में शैवाल आ रहा है, तो कई शैवाल एवं कवक भी आ जाते हैं। देखिए और ये कहाँ पाया जाता है, तो देखिए यह बर्फीली, शीत से उष्ण यानी गर्म स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। जैसे मतलब खूब ज़्यादा टेम्परेचर हो वहाँ भी ये सब जीवित रह सकते हैं सूक्ष्म जीव, और जहाँ एकदम ठंडा हो, पूरा बर्फीली एरिया हो, वहाँ भी ये जीवित रह सकते हैं। इसलिए इसको बोला गया है कि जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या है, ये कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। है बात समझ में। फिर कह रहा है यह मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं। हमने एक बात ही तो बोला कि ये सर्वव्यापी होते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। आप एक शब्दों में लिख सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक ना। जैसे बर्फीली स्थानों पे, गर्म स्थानों पे, दलदली स्थानों में, ठीक ना। अब आगे देखिए, यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक ना। कह रहा है कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं। कह रहा है अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। यानी जो अमीबा है वो अकेले रह सकता है, लेकिन जो कवक है और सूक्ष्म जो जीवाणु हैं ये क्या हो सकते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इसको मैं फिर रिवाइज कर दे रहा हूँ कि सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, ठीक ना। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये बर्फीली और उष्ण से उष्ण और मतलब गर्म स्थानों पे पाए जाते हैं। ये मरुस्थलीय दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं। इस अर्थात हम बोल सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगह पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, आप देखिए मित्रवत सूक्ष्म जीव। क्या है हेडिंग, मित्रवत सूक्ष्म जीव। हमारे साथ ये हेडिंग भी आप लिखते चलिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक ना। तो कैसे मित्रवत कैसे मित्रवत व्यवहार करते हैं सूक्ष्म जीव, इन चीज़ों के बारे में हमें जानना है। कह रहा है कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में भी किया जाता है। देखिए इस प्रकार से क्या है, हमारे लिए जो सूक्ष्म जीव हैं लाभदायक हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम कई तरह से कर रहे हैं। देखिए दही भी बनाया जा रहा है, ब्रेड भी बनाया जा रहा है, केक भी बनाया जा रहा है। सही बात समझ में। कह रहा है प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल मतलब शराब बनाने में किया जाता है। हाँ याद रखिएगा, एल्कोहल का फार्मूला भी यहाँ पर हम लिख देते हैं C2H5OH, ठीक ना। इसको एथेनॉल भी बोला जाता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। C2H5OH इसको एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, इसको एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। देखिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी उपयोग किया जाता है। कैसे, तो देख सकते हैं उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट का मतलब जैसे सब्जियों के छिलके हो गए, जंतु अवशिष्ट मतलब जंतु मर गया है, कहीं रोड पे पड़ा है, विष्ठा इत्यादि मतलब जो उनका मल मूत्र होता है,
का अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि आप रोड पे देखते हैं कि कोई कुत्ते मर जाते हैं, बिल्लियाँ मर जाती हैं, सियार मर जाता है, इन सब का क्या हो, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं और उनको कोई फेंकने जाता है नहीं, धीरे धीरे सड़ते सड़ते उनमें बैक्टीरिया लग जाते हैं, सड़ाते सड़ाते उनको जड़ से पूरा खत्म कर देते हैं, ठीक है। जब तक बैक्टीरिया नहीं लगेगा अगर किसी चीज़ पे तब तक वो बदबू नहीं कर सकता है। जैसे ही उस जीव में बैक्टीरिया लग जाता है वहाँ का स्थान पूरा मतलब बहुत बदबू करने लगता है, समझ रहे हैं, क्योंकि उसका क्या होने लगता है, अपघटन होने लगता है। तो इस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे पर्यावरण को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ा भूमिका अदा करते हैं। कह रहा है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। कह रहा है जीवाणुओं का उपयोग औषधि, अब देखिए और भी है, बताएंगे जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि उत्पादन की उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। भाई देख लीजिए सूक्ष्म जीव कितना हमारे लिए लाभदायक हैं, मतलब ये इसलिए कहा गया है कि मित्र और दुश्मन, ठीक ना। तो यहाँ मित्रवत इसका भाव देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है। जैसे कि हम सूक्ष्म जीव से क्या कर रहे हैं, दही भी बना ले रहे हैं, ब्रेड भी बना ले रहे हैं, केक भी बना ले रहे हैं, इससे अल्कोहल भी बना ले रहे हैं, ठीक ना। और साथ ही साथ यह हमें कितना उपयोग बना रहा है कि पर्यावरण को हमारे शुद्ध रखने में भी हेल्प कर रहा है। जितने हम कूड़ा करकट फेंकते हैं सबको सड़ा गला करके मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है। जितने भी जीव मरते हैं उनको सड़ा गला करके वहाँ से ख़त्म कर देता है, ठीक ना। और यहाँ तक कि इन सूक्ष्म जीवों से औषधि यानी दवाइयाँ भी बनाया जाता है। यह हमारे खेतों की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ा देते हैं, ठीक ना, और फसलों को नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी मदद करते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पे नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कि दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है। दही में तो और भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमें भी और कुछ पता नहीं है, बस यही जानते हैं हम भी कि लैक्टोबैसिलस है, और यही आपको याद भी करना है क्योंकि यही पूछा भी जाता है कि दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध को दही में कौन परिवर्तित करता है, तो आप बताएंगे लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। ये बात समझ में। फिर देखिए वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। फिर कह रहा है जीवाणु पनीर, अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। जीवाणु से देखिए जीवाणु और भी करता है, जीवाणु की वजह से ही हम पनीर बना पाते हैं, अचार बना पाते हैं, अनेक खाद्य पदार्थों को बना पाते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। तो आई बात समझ में कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लाभदायक है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग को। देखिए और भी यहाँ पे हमने 2 स्टेप लिया हुआ है कि यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। तो ये भी यहाँ से भी आप इसको नोट कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या होता है, तो देखिए बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देख रहे हैं ना, तो बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, इनका उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर इनको उपयोग किया जाता है किनका, सूक्ष्म जीवों का। जैसे हमने कहा अल्कोहल बनाने में, शराब बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ये बात समझे। जो गेहूँ, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो जानते इसमें क्या किया जाता है, जौ को, गेहूं को, चावल को, फलों को सड़ा करके तब उसमें से क्या किया जाता है, और सड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ईस्ट कवक है, ठीक ना। ये क्या करता है, इसको सड़ा देता है और उससे क्या प्राप्त होता है, अल्कोहल और शराब बन जाता है। आज बात समझ में। चलिए अब हम एक हेडिंग यहाँ पे नोट कीजिएगा आप, कीड़वन जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। कीड़वन को ही फर्मेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो देख लीजिए यह एक गंध अल्कोहल की है जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है, ठीक ना। यह एक गंध अल्कोहल की है, मतलब शराब की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीड़वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। तो ये चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब बात आती है यहाँ पर, देखिए लुईस पास्चर ने कीड़वन की खोज 1857 में किया था। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि लुईस पास्चर ने कीड़वन की खोज 1857 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। देखिए
सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। अब सूक्ष्म जीवों का औषधि उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, यहाँ पे आप फोकस कीजिएगा। हम यहाँ पे बताएंगे आपको कहाँ से नोट करना है, पहले इन चीज़ों को समझिए। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं, याद रखिएगा, तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं, ठीक ना। जैसे ही हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर में क्या करता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, अथवा कोई भी अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल भी देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये सब किससे बने होते हैं, मतलब स्रोत का मतलब होता है कि ये सब किससे बने होते हैं भाई, सूक्ष्म जीव से बने होते हैं। जैसे पेनिसिलिन का इंजेक्शन हो गया, कैप्सूल हो गया, प्रतिजैविक हो गया, सब क्या है, सूक्ष्म जीव से बने हैं। कह रहा ये बीमारी पैदा करने व सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। ये बीमारी जो पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों को कौन नष्ट कर देता है, यही जो पेनिसिलिन है, प्रतिजैविक गोली कैप्सूल है, ठीक है। पर इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं, यानी जो मतलब ऐसी दवाइयाँ, ऐसी औषधियाँ जो हमारे शरीर को पूर्ण रूप से बैक्टीरिया से मुक्त कर देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं, लिख सकते हैं कि वे बीमारियां जो हम पेनिसिलिन अथवा प्रतिजैविक गोलियों को खाने से ठीक हो जाते हैं, अर्थात वह बैक्टीरिया को हमारे शरीर से नष्ट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स, ठीक है। कह रहा देखिए आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। तो आजकल क्या है, बैक्टीरिया से, फंजाई से अनेक प्रकार की औषधियों का उपयोग किया जा रहा है, मतलब अनेकों प्रकार की औषधियाँ बनाई जा रही है। जैसे में हम बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ये सामान्य रूप से प्रतिजैविक हैं जिन्हें हम कवक और जीवाणुओं से उत्पादित कर रहे हैं, ठीक है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन प्रतिजैविक उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक प्रकार की चिकित्सा में प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, प्रतिजैविक किसे कहते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ से टोटल, ठीक ना, और यहाँ तक जिन्हें कवक या जीवाणु से उत्पादन किया जा रहा है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कवक और जीवाणुओं से कौन कौन से प्रतिजैविक औषधियाँ प्राप्त की जा रही हैं, उत्पादित की जा रही हैं। तो आप बताएंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना। देख लीजिए ये 3 औषधियाँ प्राप्त की जा रही हैं कवक और जीवाणु से। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि ऐसे मतलब जीव जो होते हैं हमारे, जो हमारे प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करते हैं, जो बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी हमारे अंदर पैदा करते हैं। यहाँ देखिए सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई, ठीक है ना। तो पेनिसिलिन किससे बनाया गया है भाई, कवक से या फंजाई से बनाया गया है। आई बात समझ में, किसने बताया, तो अलेक्जेंडर ने 1929 में कोई प्रयोग कर रहे थे। उस दौरान फफूंदी थी, उन फफूंदियों से बहुत से बैक्टीरिया मारे जाते थे। पता किए तो इनको पता लगा, जिससे कि क्या किया आगे चल करके इस फफूंद से ही, इस कवक से ही, इस फंजाई से ही पेनिसिलिन को बनाया, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, जय हिंद।